हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं एक दिन थोड़ा लेट हो गई 12th में का सेशन लाने में, लेकिन आज मैं ले आई हूँ। सो चिल। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट या बाकी अदर सोर्सेज से ली है। सो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। पहला जो न्यूज़ है वो है हमारा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट से रिलेटेड। अब ये क्या है, इसमें क्या है ना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग यूनिफाइड थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी। अब ये क्या होती है, तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो कुछ इस तरीके की कुछ कमांड्स बना दी जाएंगी जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से सारे पर्सनल लेके और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो कमांड बना दी जाएगी। जैसे कि मान लो चाइना से हमें थ्रेट है तो चाइना के लिए एक जो है कमांड बना देंगे। उसी तरह से मान लो पाकिस्तान के लिए बना देंगे, या फिर ये तो हो गया भाई जोग्राफिकल बेसिस पे। इसके अलावा थीमेटिक बेसिस पे भी हो सकता है, यानी कि मान लो कि कोस्ट लाइन के लिए एक अलग से बना दी या फिर मरीन के लिए एक अलग से बना दी। इस तरह से अलग अलग कमांड्स बनाई जा सकती हैं कुछ पर्टिकुलर थ्रेट के लिए, ताकि उसमें जैसे कि आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उन तीनों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन हो सके। क्योंकि अभी जो है तीनों थोड़ा अलग अलग काम करती हैं, हालांकि साथ में इंटीग्रेटेड भी हैं अभी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर मान लो कोई नेवी वाला बंदा अगर आर्मी वाले के ऑफिसर के अंडर है तो वो आर्मी वाला ऑफिसर जो है वो उस बंदे के खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता, और इस तरह से कुछ अभी रुकावटें हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी डिले हो जाता है वर्क और उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता। तो उसी चीज़ को चेंज करने के लिए थोड़ा हम ये वाला एक्ट लेके आए हैं। तो समझते हैं इसमें है क्या। सो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। ये बिल तो एक्चुअली पिछले साल ही पास हो गया था, अभी नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, यानी कि अब लागू होगा। और टू इंटीग्रेट द ट्राई सर्विस मिलिट्री डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने बताया ट्राई सर्विस मिलिट्री डिसिप्लिन जो है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी थ्रू स्पेसिफिक यूनिफाइड कमांड्स। इट विल क्रिएट यूनिफाइड थिएटर कमांड्स फॉर स्पेसिफिक थ्रेट परसेप्शन। ऑल राइट। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो मिलिट्री पर्सनल हैं अभी अपने अपने लॉज से गवर्न होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स एक्ट हो गया, आर्मी एक्ट हो गया, नेवी एक्ट हो गया, तीनों का अलग अलग है, तीनों थोड़ा अलग अलग काम करती हैं। और तो क्या होता है, ऑफिसर्स ऑफ अ सर्विस लैक अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ओवर पर्सनल ऑफ अदर सर्विस। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आर्मी वाला जो है लीड कर रहा है चीज़ों को, तो उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट होंगे नेवी वाले, उन पे वो एक्शन नहीं ले पाते। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए इंटीग्रेट कमांड्स बनाए जाएंगे कि भाई जो ज़्यादा थ्रेट है जहाँ पे, तो वहाँ पे तो कम से कम कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो हमारा। जैसे चाइना से काफ़ी बड़ा थ्रेट है, हमें उसका भरोसा नहीं है, तो एक पूरी ऐसी कमांड होनी चाहिए जो सिर्फ वहीं के लिए डेडिकेटेड हो, ताकि कुछ थ्रेट आए तो हम अच्छे से उसको टैकल कर पाएँ, राइट। तो उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों से पर्सनल लिए जाएंगे और उनके अपने हिसाब से रूल्स होंगे कुछ, और सबको उस हिसाब से फॉलो करने होंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बढ़िया हो जाएगा। सो ISO एक्ट एम्पावर्स मिलिट्री कमांडर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस विद फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर द पर्सनल ऑफ एनी सर्विस अंडर देम। किसी भी सर्विस का हो पर्सनल, जो भी इस कमांड के हेड के अंडर आएगा उसे फॉलो करना पड़ेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिक सर्विस कंडीशंस ऑफ ईच इंडिविजुअल सर्विस। ऑल राइट। और जैसा कि मैंने बताया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाएंगी, जिसका मतलब है यूनिफाइड कमांड इन विच रिसोर्सेज ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर पूल्ड डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट परसेप्शन। इट विल हेल्प इन इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी अनडाउटेडली। और जैसा कि मैंने बताया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स कैन बी जोग्राफिकल लाइक फॉर चाइना और पाकिस्तान, इस तरह से, और इट कैन बी थीमेटिक टू लाइक फॉर एयर, फॉर न्यूक्लियर, फॉर मैरीटाइम, लाइक दिस। सो नॉट जस्ट इंडिया, इवन अदर नेशंस हैव सच थिंग्स लाइक USA, और चाइना का अपना एक जो है अलग से कमांड होती है इन चीज़ों के लिए। तो
इंटीग्रेशन बढ़िया होता है फिर उस हिसाब से। तो इसलिए अब हम भी ये बहुत बड़ा जो है रिफॉर्म लेके आए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आगे आने वाले थ्रेड्स में हमें डील करने में काफ़ी मदद मिलेगा। सो पॉजिटिव्स की जानने तो वैसे तो हमने सब जान लिए हैं, फिर भी एक बार बुलेट पॉइंट्स बताने हो तो देखो, इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन हो सकेगा, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अनडाउटेडली बढ़ेगा, और मान लो किसी एक स्पेसिफिक थ्रेड के लिए पूरी कमांड बनाई गई है तो उनका पूरा जो है अपना एनर्जी डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स अ सिंगल गोल कि हाँ भाई हमारा तो वहाँ पे ध्यान है। ऐसा नहीं कभी यहाँ पोस्ट कर रहे हैं कभी वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड तरीके से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाएंगे। ट्रूप मोबिलाइजेशन अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि भाई चाइना से कुछ थ्रेट आया तो हम कहाँ से तो ट्रूप मंगा रहे हैं, उसी में टाइम वेस्ट हो जाए, तो नहीं, एक पूरी कमांड होगी जो कि वहीं के लिए डेडिकेटेड होगी, तो मोबिलाइज करने में बहुत आसानी मिलेगी। इसके अलावा जो मिलिट्री हार्डवेयर होंगे वो भी उसी के हिसाब से होंगे, मतलब जो थिएटर का काम है, मतलब जो स्पेसिफिक कमांड का काम है उसी हिसाब से उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स होंगे, ताकि चीज़ों को अच्छे से टैकल किया जा सके। क्योंकि अगर हमें मैरीटाइम बाउंड्रीज अगर जो है सेफ रखनी है तो वहाँ के लिए अलग से हमें इक्विपमेंट चाहिए। अगर हमें बाकी पड़ोसी देशों से अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो वहाँ के लिए थोड़े अलग से मिलिट्री हार्डवेयर होने चाहिए। तो उस हिसाब से थिएटर स्पेसिफिक हमारे मिलिट्री हार्डवेयर हो सकेंगे, और इससे क्या होगा ना, पब्लिक मनी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ऐसी कंडीशंस में। तो ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है और ये सब आपको पता होना चाहिए। इस बारे में हमने पढ़ लिया, आई होप समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट्स हो तो बता देना नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब तो किया ही करो, और शेयर भी करना। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा तुम्हें। सो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं AITIGA पे। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट। यानी कि आसियान की जो पूरी ग्रुपिंग है, आसियान मतलब कुछ अलग अलग नेशंस हैं जिनकी पूरी ग्रुप है, 10 नेशंस की पूरी ग्रुपिंग है, रीजनल ग्रुपिंग है, और इंडिया के बीच का कुछ गुड्स से रिलेटेड ट्रेड का अग्रीमेंट है। उसकी जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई, 4th जॉइंट कमेटी मीटिंग थी उसके रिव्यू के लिए। कहाँ पे हुई, तो पुत्रजया नाम की जगह है मलेशिया में, वहाँ पे हुई। और ऑफ कोर्स कौन कौन ज्वाइन करेगा, तो डेलीगेट्स आएंगे फ्रॉम इंडिया भी और आसियान के जो नेशंस हैं वहाँ से भी। और ऐसे क्या होता है, ऐसी मीटिंग्स हेल्ड करते हैं तो जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें अपग्रेड किया जाता है, जिससे कि जो ट्रेड वगैरह है वो उनको थोड़ा और बूस्ट मिले, जो बायलैटरल टाइज़ हैं उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस तरह से। और आसियान की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया विद अ शेयर ऑफ 11% इन इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड। इंडिया के जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है उसमें आसियान का 11% का शेयर है। जी हाँ, सो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए। इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनकी एक एसोसिएशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश की गई थी टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमिड राइजिंग टेंशंस अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो आज़ादी के बाद यहाँ पे जो है सारे जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि इकोनॉमिकली एक दूसरे से जो है जुड़े रहें, अच्छे से ट्रेड वगैरह बढ़ता रहे इनका, और कुछ थ्रेट परसेप्शन वगैरह हो तो उसमें भी एक दूसरे का साथ दे सकें। सेक्रेटेरिएट इसका पड़ता है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, मेंबर नेशंस की बात करें तो मैंने बताया था कि 10 हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड तो इसके फाउंडिंग नेशंस थे, स्टार्टिंग से हैं ये 5। तो उसके अलावा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और ब्रुनेई, ये 5 बाद में गए, और तो ये पूरे 10 हो जाते हैं अपने मेंबर इसके। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1967 में आसियान बना था। ठीक है, वहीं पे अगर इसके
चेयरमैनशिप की बात करें तो वो रोटेट होती है एनुअली सारे मेंबर स्टेट्स में, और 8.5% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस एंड ऑल्सो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। और इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है उनका, नहीं सॉरी, इंडिया का जो है आसियान 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हम पीपल टू पीपल कनेक्ट उन सब के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि जो है दोनों के बीच में टाइज वगैरह बढ़ते रहें, स्ट्रेंथन होते रहें। सो ये था आसियान के भी, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे, जो कि है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हमें बताती है कि भाई इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन वो है वो कैसा जा रहा है। तो मार्च की बात करें तो ग्रो हुआ है बाय 4.9%। अब जब हम कहते हैं कि ग्रो हुआ है तो हम कहीं ना कहीं से तो कंपेयर कर रहे होंगे, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए लेते हैं हम 2011-12। ये 12 करना है, इसको हटाना, एक ज़्यादा आ गया एक। सो इट मेजर्स द चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर पब्लिश कौन करता है, तो वो करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी मंथली बेसिस पे। ऑल राइट, ये चीज़ें याद रखने की हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका देखा जाता है, तो मेनली 3 कैटेगरीज ध्यान रखना, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। और इन सब में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कोर इंडस्ट्रीज़ बोले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जिनका मतलब इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हमारी सारी इकॉनमी पे पड़ता है। जैसे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या आ गई, रिफाइनरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, ये सब। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि भाई इनके प्रोडक्शन में ऊपर नीचे होने से हमारी इकॉनमी में बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इनको कोर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनका वेट कितना है IIP में, तो वो आता है 40%। ठीक है, सो ये था हमारा IIP के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।